Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is चार्ल्स लॉ. ये हमारे गैसेस लॉज जो हैं, ये गैस लॉज जो हैं, उसका एक हमारा सेक्शन जो है वो एक लॉ है. आज हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं. एक्चुअली इस लॉ में जो रिलेशनशिप यहाँ पे हमने स्टडी करना है वो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन जो है वो स्टडी करते हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन आएगा या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन आएगा. ये हमारा आज का टॉपिक है. अब इस चार्ल्स लॉ में अगर हम जाएं तो मैं इसकी डेरिवेशंस की तरफ अगर हम जाएं तो पहली डेरिवेशन इसकी ये है V is directly proportional to T. ये पहली डेरिवेशन है, ये पहली डेफिनेशन है. लेकिन यहाँ पे जो चीजें हम कांस्टेंट लेते हैं जिन पैरामीटर्स को, वो प्रेशर भी हमारा कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. तो सिर्फ अपने टेम्परेचर चेंज करना है, उसके मोल्स चेंज नहीं करने. अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल ही रहनी चाहिए, अगर 3 मोल्स है तो 3 मोल्स ही होनी चाहिए. प्रेशर भी हमने उसको कांस्टेंट करना है, सिर्फ टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई. ये डेफिनेशन कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट इज टर्म्ड एज चार्ल्स लॉ. इसी को हम फर्दर कंसीडर करें. V is equal to constant and T. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट मेंशन कर देंगे. दैट इज कांस्टेंट एंड T. हम इसे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं V over T is equal to constant. That is the second statement. V over T. V over T means ratio between volume and temperature. Ratio between volume and temperature remains constant at constant pressure. मतलब अगर हम constant pressure रखें तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा. रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. ये दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे आ गई. फर्दर हम ये कहते हैं कि अगर हम इसकी इनिशियल कंडीशंस पे जाएं, इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस पे अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन में V1 is directly proportional to T1. V2 is directly proportional to T2. सिंप्लीफाई करें. V1 over T1 is equal to constant. V2 over T2 is equal to constant. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन दोनों रिलेशन इक्वेशंस को रिलेट करें, V1 T1 that is equal to V2 and T2. ये हमारे पास क्या आ गई, एक थर्ड डेफिनेशन आ गई चार्ल्स लॉ की. अब इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इस डेफिनेशन को, that is the ratio between volume and temperature at initial conditions, and this one is ratio between volume and temperature at final conditions. According to this equation, the ratio between volume and temperature at initial condition is equal to the ratio between volume and temperature at final conditions. Final temperatures, final conditions, just we can mention it. क्लियर हो गया? ये हमारी जो चार्ल्स लॉ की एक डेरिवेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं?
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ हम आ जाते हैं कि क्या हम एक्सपेरिमेंटली इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन को हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस इनक्लोज की हुई है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमने गैस इनक्लोज की है। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और इस वक्त वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1 है। प्रेशर इस पे क्या है, सपोज कि हम ये कह लेते हैं कि इस पे प्रेशर जो है वो क्या है, 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर। अब हमने क्या किया, अब हम फाइनल कंडीशंस पे जब चले जाते हैं, इस फाइनल कंडीशंस में अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सपोज यहां पे हमने प्रेशर वही रखा हुआ है, प्रेशर इस पे भी इस वक्त 1 atm प्रेशर है, लेकिन क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, T2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? जैसा कि इसमें हम भी कह सकते हैं V1 over T1 should be equal to V2 over T2। बिल्कुल यहाँ पे आइडियल गैसेस के लिए वेरीफाइड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम गैस का बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम वहां पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं। सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है। यहां पे हम टेम्परेचर किस में मेंशन करेंगे, जरा हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमने किस में मेंशन करना है। इसमें मैं आगे एब्सोल्यूट जीरो की तरफ भी आता हूं, उसमें भी ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन हम पहले इस चीज को क्लियर करते जाएंगे हमने टेम्परेचर किस चीज में मेंशन करना है। यहां पे जो हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे, temperature should be in Kelvin scale। Kelvin scale में हमने अपने टेम्परेचर को मेंशन करना है। सेल्सियस स्केल में मेंशन करेंगे फिर ये रेशो इस रेशो के बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, ये आगे मैं आगे प्रूव भी करता हूं। मैं पहले एब्सोल्यूट जीरो की तरफ आ जाऊं ताकि आपको पता चल जाए कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होता है, फिर हम उसे यहाँ पे पुट कर लेंगे कि इसके जरिए हम वेरीफाई करने की उसको कोशिश कर लेंगे कि क्या कैसे प्रूव किया जा सकता है। ये एक इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे रिलेट करते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो है क्या? अभी मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं आ रहा, अभी मैं कुछ एक डाटा की तरफ आता हूँ। डाटा से फिर मैं एब्सोल्यूट जीरो को यहाँ पे रिलेट करता हूँ। मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। स्केच ये है कि हम जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस। इधर हम टेम्परेचर ही मेंशन कर देते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन। इधर हम उसका वॉल्यूम मेजर कर देते हैं, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसकी रेशो जो है वो भी मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डाटा होगा जो हम यहाँ पे इलुसिडेट करते हैं। ठीक है, अब जो बेसिक चीज है इसमें, बेसिक चीज ये है कि 0 सेल्सियस पे हम बात करते हैं। अगर हम 0 सेल्सियस की बात करें तो 0 सेल्सियस में केल्विन कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और ये इस पे जो वॉल्यूम है वो हमने जरा याद रखना है। इस पे जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का यहाँ पे रिलेशन डिटरमिन करें, 546 डिवाइडेड बाय 273 दैट इज इक्वल टू 2। ये सिर्फ हमने याद करना है। 546 हमारा जो है वो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा।
सपोज मैं वॉल्यूम इंक्रीज करके 1 सेल्सियस कर सकता हूं, या मजीद इंक्रीज करके मैं 10 सेल्सियस तक जा सकता हूं, मजीद इंक्रीज करके मैं 100 सेल्सियस तक जा सकता हूं। ठीक है, अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा? एक, मैं सिंपल जनरल वर्ड्स में कहूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो वॉल्यूम, 1 सेल्सियस के लिए जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। जैसा कि अगर हमने 1 सेल्सियस यहाँ पे बढ़ा दिया, 1 सेल्सियस का मतलब ये है 274 केल्विन, तो वॉल्यूम इसमें से 548 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 सेल्सियस से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया। जब 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 10 सेल्सियस मीन 283 केल्विन, और ये हमारे पास 20 इसमें बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमने 100 सेल्सियस बढ़ाया, 100 सेल्सियस में 373 केल्विन, 100 मीन इसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दैट इज 746 सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी 2 आएगी, वो सेम है। हर 1 सेल्सियस पे वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। इससे अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, सपोज -1 सेल्सियस पे चले जाते हैं, -10 सेल्सियस पे चले जाते हैं, -100 सेल्सियस पे चले जाते हैं, या -273.16 सेल्सियस पे चले जाते हैं। अगर हम -1 सेल्सियस पे गए तो ये 272 केल्विन है, और 2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 544 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा। अगर हम 10 सेल्सियस नीचे जाएंगे तो 263 केल्विन है, और इसका 20 अगर हम नीचे जाएं तो 526 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 सेल्सियस नीचे गए तो 20 नीचे जाना पड़ेगा। 100 सेल्सियस नीचे अगर हम गए तो 173 केल्विन, 100 इसमें से 200 नीचे हो जाएगा तो 346 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर हम 273 नीचे चले गए तो ये हो जाएगा 0 केल्विन, और यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। The temperature at which volume of gas becomes zero, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, that is termed as absolute zero. -273.16 सेल्सियस आ जाए, that is absolute zero. 0 केल्विन आ जाए, that is absolute zero. क्लियर हो गया? तो ये हम एक जो डाटा है वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो हम यहाँ पे रिलेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम फर्दर इसी डाटा को एक्सप्लेन करें, इसकी कांस्टेंट वही आ रहे होंगे, टू आ जाएंगे, जो एक स्टेटमेंट वो देता है, कहता है कि अगर हम 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं या 1 सेल्सियस टेम्परेचर हम कम करते हैं, मैं एक दूसरा एंगल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 1/273 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस इतना चेंज होता है। ये स्टेटमेंट आ जाती है। मैं इसको थोड़ा आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात ये कि 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना था? 546। इसका 1/273 पार्ट कितना बनता है? 1/273 पार्ट कितना बनता है? 2 बनता है। मतलब 546 को हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 273 से करेंगे तो 2 सेंटीमीटर ही। सिंपल वर्ड में हम उसको याद करने के लिए 2 सेंटीमीटर क्यों कह लेते हैं, लेकिन हम उसे 1/273 पार्ट भी कहते हैं ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना हो तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एक फार्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं।
फार्मूला क्या हम अप्लाई करते हैं, Vt इज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, ये हम कोट करते हैं। और एक फॉर्मूला और भी अप्लाई किया जाता है, वो ये होता है कि Vt इज इक्वल टू V नॉट इनटू T डिवाइडेड बाय 273। ये दो फार्मूलाज हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब टेम्परेचर किस में लिया जा रहा हो, सेल्सियस में, और ये उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब टेम्परेचर किस में यूज किया जा रहा हो, केल्विन में, डायरेक्ट मेजरमेंट के। सपोज मैं आपसे ये कह देता हूं 10 सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है, 10 सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, Vt क्या है, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, V नॉट क्या है, वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस, T क्या है, टेम्परेचर 273 कांस्टेंट। सपोज मैं ये कहता हूं कि 10 सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा, तो हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, Vt इज इक्वल टू 546, 0 सेल्सियस पे 546 इनटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 273। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। Vt इज इक्वल टू 546, इसका एलसीएम ले लेंगे 273, ये आ जाएगा 273 प्लस 10, तो Vt हमारे पास आ जाएगा 546 इंटू 283 डिवाइडेड बाय 273। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये हमारे पास Vt आ जाएगा। ये Vt तकरीबन हमारे पास आ रहा होगा 566 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास Vt आ रहा होगा। मतलब द वॉल्यूम एट 10 सेल्सियस इज दिस वन। क्लियर हो गया? अगर 100 सेल्सियस होता तो हम यहाँ पे 100 पुट करते हैं, 100 के साथ सॉल्व करते हैं। अगर 5 होता तो जो भी वैल्यू होती है हम उसके हिसाब से इसको फाइंड आउट करते हैं। ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है ये डायरेक्ट केल्विन में अगर हमारे पास है, ये सेल्सियस के लिए नहीं है, ये केल्विन के लिए नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूं भाई 373 केल्विन पे बताएं जी वॉल्यूम Vt कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। Vt इज इक्वल टू 0 पर कितना था 546, टेम्परेचर कितना बताया, टेम्परेचर मैंने बताया 373 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 273। ठीक हो गया? इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये क्रॉस कट जाएगा यहां से, ये 2 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें Vt हमारे पास आ जाएगा, मतलब 100 सेल्सियस पे जो हमारे पास तकरीबन 746 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गई ओवरऑल। जो फार्मूला के तहत हम इस डाटा को याद कर सकते हैं, मतलब इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात आ जाता है कि भाई इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होगा। जस्टिफाई करें, जस्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर जस्टिफिकेशन नहीं आता, एमसीक्यू आ जाता है, तो एमसीक्यू में हम क्या करते हैं, हम ये एक शॉर्ट सा टर्म अपने माइंड में रिवाइज करते हैं कि हर एक सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हम वही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं जरा क्लियर करता जाऊं कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, इसको मैं जस्टिफाई करता जाता हूं, फिर मैं आगे उसकी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जाता हूं। अब देखें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पे आता है। सपोज हमारे पास पहले जो T1 था वो था, हम ये कहते हैं कि 0 सेल्सियस, उस वक्त V1 कितना था 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया T2 हमारे पास आ गया 10 सेल्सियस और V2 हमारे पास 10 सेल्सियस पे जो आ रहा था वो आ रहा था 566 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए अगर हम
T3 पे चले जाते हैं। T3 हम अगर 100 सेल्सियस की बात करते हैं तो उसके V3 की जब हम बात करेंगे तो 100 सेल्सियस पे हमारा 746 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर इसे मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये 373 केल्विन है, इसे मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं 283 केल्विन है। अब हम जरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। V1 over T1 is equal to V2 over T2। पहले मैं सेल्सियस में पुट कर रहा हूं। सेल्सियस में अगर हम ये 10 सेल्सियस पुट करें, 10 सेल्सियस पे था 566, और T2 अगर हम 100 सेल्सियस पुट करें, 100 सेल्सियस पे था 746। क्या ये रेशो और ये रेशो बराबर होगी? कभी भी नहीं बराबर होगी। लेकिन अगर हम यही वैल्यूज केल्विन में पुट करें तो हमारे पास 566 था, उस वक्त केल्विन था 283, और 746 था जब केल्विन था हमारे पास 373। इसको सॉल्व करें तो 2 आएगा, उसको भी सॉल्व करें तो 2 आ जाएगा। दैट इज प्रूव्ड। केल्विन में प्रूफ हो रहा है, सेल्सियस में ये प्रूफ नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैंने 10 सेल्सियस और 100 सेल्सियस को कंपेयर किया तो 10 सेल्सियस और 100 सेल्सियस में, सेल्सियस में हम कंपेयर नहीं कर रहे। सेल्सियस में हमारा ऑप्शन जो राइट नहीं है, V1 over T1 is not equal to V2 over T2, but in case of Kelvin that should be equal to V1 over T1 is equal to V2 over T2। और इस केस में अगर हम लिखें V1 over T1 is not equal to V2 over T2 सेल्सियस के केस में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये कहते हैं कि एक तरफ हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, टेम्परेचर हम सेल्सियस में ले सकते हैं, कोई भी हमारे पास है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम करते आ रहे हैं, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। आगे हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन जाके टच करते हैं यहां -273.16 सेल्सियस। ठीक है, ये कर्व हम कह रहे हैं, सपोज ये कर्व ए कर्व है, ये ए कर्व है। अब यहां पे तक वो गैस फॉलो कर रही थी, इस टेम्परेचर तक गैस फॉलो कर रही थी लॉ को, चार्ल्स लॉ को। लेकिन इस टेम्परेचर पे आके गैस नहीं रही, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि -273 वेरी लो टेम्परेचर है। इस लो टेम्परेचर तक जब हम अपनी मैटर को लेके चलते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड। तो फिर हम हाइपोथेटिकली तो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो यहां पे अपनी स्टेट चेंज कर जाता है। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर हम एक गैस लें और उसकी गैस की मैस डिफरेंट लें, तो मैस डिफरेंट लेने से हमारे पास ग्राफ भी डिफरेंट आएगा। सपोज यहां पे आएगा ग्राफ, लेकिन इसकी जो हाइपोथेटिकल लाइन है वो भी कहां पे आके खत्म हो रही होगी, वो भी वहीं पे रह जाएगी। अगर हम एक और लेते हैं, यहां पे लाइन आती है, इसकी भी हाइपोथेटिकल जो पॉइंट है वो कहां पे आके खत्म हो रहा है, यहां पे आके। मेरे पास सपोज ए, ये बी लाइन हो गई, ये क्या होगी, सी हो गई। ए बी सी, ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। अब जब मैंने मैस बढ़ाया गैस का तो वॉल्यूम भी बढ़ा, तो हमारी लाइन अबव चली गई। जब मैंने मैस ऑफ द गैस डिक्रीज किया, कम किया मैस को, तो वॉल्यूम भी कम हुआ और गैस क्या होगी, नीचे चली गई।
जितना हम लो mass of gas लेंगे, mass of gas लेंगे, तो कर्व क्लोज रहेगी टेम्परेचर एक्सेस, और जितना हम हाई या मोर mass of gas लेंगे उतनी कर्व क्लोज रहेगी वॉल्यूम एक्सेस। लेकिन हाइपोथेटिकली वो आके लिंक कहां पे करेंगे? एब्सोल्यूट जीरो पे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहां पे आके, ये भी एब्सोल्यूट जीरो पे आके लिंक करेगी, ये भी एब्सोल्यूट जीरो पे आके लिंक करेगी, ये भी एब्सोल्यूट जीरो पे -273.16 पे आके लिंक करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। क्लियर हो गया? ये ग्राफिकल इसकी पोजीशन होगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, absolute zero is unattainable, justify unattainable। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जीरो को हम हासिल नहीं कर सकते, ऐसा क्या, ऐसी क्या रीजन है और हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो क्या कहता है? पहला पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेंपरेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो। इज इट पॉसिबल that volume of matter is zero? क्या ये पॉसिबल है कि कोई मैटर हो और उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैटर की तो डेफिनेशन ही यही है, which have mass and occupy some space, जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसको मैटर कहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वॉल्यूम जीरो हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ मैटर नेवर बी जीरो, never be zero। वॉल्यूम ऑफ मैटर जीरो नहीं हो सकता। तो फिर होता क्या है? हम इस टेम्परेचर तक करते क्या है? हम ये कहते हैं कि इस टेम्परेचर तक जब हम पहुंचते हैं, सपोज 0 केल्विन तक जब हम पहुंचते हैं, उस वक्त हमारी जो गैस है वो या तो लिक्विफाई हो चुकी होती है, लिक्विफाइड हो चुकी होती है, या फिर वो क्या हो जाती है? सॉलिडिफाइड हो चुकी होती है। मतलब या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या फिर हम ये कहते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। एंड व्हेन अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड, देन इट्स नॉट अ गैस। And when it's not a gas, then Charles' law is not applicable. Charles' law is not applicable. Charles' law is only applicable. Charles' law is only applicable for gas. For gas, not for solid or liquid। ठीक है? जब हम इस टेम्परेचर तक पहुंचते हैं, गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और लिक्विड, एंड व्हेन कन्वर्टेड देन इट्स नॉट that not applicable, Charles' law is not applicable for that time। क्लियर हो गया? ये है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो हम चार्ल्स लॉ के एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या है मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसमें 3 तरह की हमने पॉइंट्स देखे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हमने की, अगर हम टेम्परेचर केस में लेंगे, केल्विन स्केल में लेंगे। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, उसका डाटा मैंने पुट किया, 0 सेल्सियस पे डाटा वॉल्यूम उसका 546 है। हर 1 सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा, अगर बढ़ेगा, अगर कम होगा तो उतना डिक्रीज होगा। इसी चीज को हमने वेरीफाई किया। टेम्परेचर इन सेल्सियस होगा तो ऐसे, टेम्परेचर इन केल्विन होगा तो इस तरह से। ठीक हो गया? फिर फर्दर हमने इसको प्रूव किया। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में मैंने मैथ्स की बात की, मोर मैथ्स, लेस मैथ्स, और लास्ट पे ये है कि एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। ठीक हो गया? ये हमारा आज का टॉपिक था चार्ल्स लॉ, और इसको देखें। थैंक यू वेरी मच।